Hello friends, welcome to RN Academy. I am Ravi Jain. Today I am going to teach you present continuous tense. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पहले हम क्या जानेंगे, मीनिंग जानेंगे। कंटिन्यूस का मतलब होता है चालू, यानी कि यहाँ पर अगर हम इसका हिंदी देखें तो हम चालू वर्तमान काल के बारे में जानकारी लेंगे। चालू वर्तमान काल का एक सिंपल यूज़ मैं आप लोगों को बताऊं तो आंखों के सामने जो कुछ भी हो रहा है वो बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी आंखों के समक्ष होने वाली क्रियाओं को दर्शाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर आप देख सकते हैं तो वी यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फॉर थिंग्स दैट आर हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, यानी हम जो बोल रहे हैं और उसी समय वो घटनाएं घट रही हैं तो उन घटनाओं को बताने के लिए भी हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सपोज मेरे घर पर मेरे पापा का कोई फ्रेंड आया, ओके अब उसने दरवाज़ा नॉक किया और मुझसे क्वेश्चन किया पापा कहाँ हैं। और अगर मान लीजिए कि पापा अगर पूजा कर रहे हैं तो मैं उनसे क्या कहूँगा तुरंत कि मेरे पापा अभी पूजा कर रहे हैं। मीन्स जब वो मेरी आंखों के सामने पूजा कर रहे थे तभी मैंने उनके फ्रेंड को क्या कहा कि पापा क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो ये चीज़ कि वी यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फॉर थिंग्स दैट आर हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। क्लियर? नाउ इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट दिस मोमेंट, यानी उसी टाइम होने वाली क्रियाओं को दर्शाने के लिए भी हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक्शन दैट आर हैपनिंग नाउ, यानी कि जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है उसके लिए। एक्शन दैट आर टेम्पररी, अब देखिए टेम्पररी का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मम्मी की बात करता हूँ तो मैं अगर बोलूँ कि मम्मी इज़ कुकिंग फूड फॉर मी, मम्मी इज कुकिंग फूड फॉर मी, इट्स अ टेम्पररी एक्शन, इट्स अ टेम्पररी, क्योंकि वो सामान्यतः जनरली हमारी लाइफ में डेली देख रहे हैं हम लोग, तो ऐसे एक्शन को हम क्या कहते हैं, टेम्पररी कहते हैं। फॉर डिफाइनाइट फ्यूचर प्लान्स, यानी मान लीजिए फ्यूचर प्लान, अब फ्यूचर प्लान का मतलब क्या होता है कि सपोज मान लीजिए कि मैं कल कहीं जा रहा हूँ और मुझे किसी से कहना है कि मैं कल मुंबई जा रहा हूँ, तो ऐसे सेंटेंसेस बताने के लिए भी हम किसका यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं आपके सामने बात करूँ तो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ हम एक्शन दैट आर हैपनिंग नाउ, यानी आंखों के सामने होने वाली क्रियाओं को दर्शाने के लिए करते हैं। एक्शन दैट आर टेम्पररी, एक्शन ऐसे जो हमारे लिए कैसे हो, टेम्पररी हो पर हमारी आंखों के सामने हो रहे हों। और डिफाइनेड फ्यूचर प्लान्स बताने के लिए किया जाता है। आइए अब यूज़ देखने के बाद हम इसकी आईडी पर जाएंगे। आईडी मीन्स इसकी पहचान। मैंने आपको हर टेंस में दो पहचान बताई, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। पहले मैं आपसे चर्चा करूंगा हिंदी। पर्टिकुलर जब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य हिंदी में बोलते हैं तब वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं और रही हूं आता है। और अंग्रेजी में अगर आप बात करो, अगर मैं आपके सामने इंग्लिश में बात करूं तो इंग्लिश का सेंटेंस जब आपके सामने लिखा होगा तब उसमें इज, एम, आर प्लस वर्ब में आईएनजी होगा, या अकॉर्डिंग टू हिंट आपको सेंटेंस में नाउ, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम जैसे वर्ड्स दिखेंगे। यानी कि एक सिंपल सी बात है, आपको हिंदी में सेंटेंस कैसे पता चलेगा, तो हिंदी में आपको सेंटेंस इस तरह से पता चलेगा कि वाक्य के अंत में क्या आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं और रही हूं। ओके, तो इस तरह से आपको एक सिंपल बात समझ में आई होगी कि जब आप हिंदी में सेंटेंस बोलते हैं तब क्या होगा, एंड में क्या आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ और रही हूँ आता है। जबकि अंग्रेजी में जब आपके सामने कोई वाक्य लिखा हो, पूरा वाक्य लिखा हो, तो उसमें आपको इज, एम, आर और वर्ब में आईएनजी दिखेगा। अगर आप वर्ब फॉर्म के फॉर्म में फिल इन द ब्लैंक्स भर रहे हैं तो आपको कैसे पहचानना है, सेंटेंस में आपको नाउ, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम जैसे वर्ड दिखाई देंगे। क्लियर? आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि मम्मी खाना पका रही है। मेरा एक एग्जांपल है आपके सामने, मम्मी खाना पका रही है। ओके, तो देखिए इसके एंड में क्या है हमारा, रही है आया। एक और एग्जांपल लेते हैं, वे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं।
देखिए इसमें एंड में क्या आ गया आपका, रहे आ गया। इसके अलावा विजय मुंबई जा रहा है। देखिए इसमें क्या आ गया, रहा है आ गया। तो जो सेंटेंस अगर एंड किस तरह से होते हों, रही है, रहे हैं और रहा है से, तो वो सेंटेंस आपके क्या हो जाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इन हिंदी। ओके, अब रही बात सेंटेंस फॉर्मेशन की। ओके, यहाँ से आईडी जो है, ये जो सेंटेंस जो हिंदी में लिखे होंगे इसको हमें अब इंग्लिश में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। यानी इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्मेशन में आपको 4 तरह के वाक्य मीन्स 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या करने पड़ेंगे, एक्सप्लेन करने पड़ेंगे और समझने होंगे, जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा, टू बी क्वेश्चन होगा और WH क्वेश्चन होगा। आइए अब हम सेंटेंस फॉर्मेशन में सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, सबसे पहले हम कर्ता लेंगे, जिसमें आपके 3 तरह के कर्ता होते हैं मीन्स 3 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी लिया जाता है, सेकंड पर्सन में यू लिया जाता है और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे और कोई भी एक नाम ले सकते हैं। तो इस तरह से हमें सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद हमें टू बी फॉर्म यानी कि सहायक क्रिया, टू बी फॉर्म का मतलब होता है सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया के रूप में हम यहाँ पर इज, एम, आर लेंगे। ओके, टू बी को हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी जानते हैं। इसके बाद हम वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। वर्ब में आईएनजी मीन्स अगर कम है तो कमिंग, रन है तो रनिंग, गेट है तो गेटिंग। ओके, तो जिसके आगे आप, जिस वर्ब के आगे आप आईएनजी लगाएंगे वो वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे और लास्ट में अदर वर्ड यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सेंटेंस फॉर्मेट करने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर इजेमआर लिखना है, फिर वर्ब में आईएनजी लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। जैसे कि मम्मी मेरे लिए खाना पका रही है। ओके, मम्मी मेरे लिए खाना पका रही है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मम्मी। अब ऑब्वियसली बात है इज, एम, आर। ओके, तो इज, एम, आर हम कब यूज़ करते हैं वो भी देख लेते हैं। इज, एम, आर में आपके पास जो सब्जेक्ट है वो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, जिसमें पहला होता है आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे और कोई भी एक नाम। तो हमेशा एक बात याद रखना, आई के साथ हमेशा एम आता है, आई के साथ हमेशा क्या आएगा, एम। वी और यू के साथ आपको आर लगाना है, ही, सी, इट के साथ आप क्या लगाएंगे, इज, दे के साथ आप लगाएंगे आर, और कोई एक नाम हो तो उसके साथ आप क्या करेंगे, इज लगाएंगे। तो सीधी सी बात है, मम्मी एक ही होती है तो हम क्या करेंगे, मम्मी के आगे इज लगाएंगे, तो मम्मी इज। ओके, नाउ खाना पका रही है, मैंने आपको कल भी बताया था, प्रिपेयर, मेक और कुक। जब कोई चीज़ पकाई जाती है तो हम क्या करते हैं, कुक का यूज़ करते हैं। तो खाना जब पक रहा है तो मम्मी हमारे लिए खाना पका रही है, तो मम्मी इज़ कुकिंग, मम्मी इज़ कुकिंग फूड फॉर मी। ओके, पापा टीवी देख रहे हैं, पापा टीवी देख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, पापा। ओके, नाउ इज। अब पापा टीवी देख रहे हैं, मैंने आप लोगों को बताया था लुक, वॉच और सी, तीनों का मतलब क्या होता है, देखना। बट लुक जब हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, ओके, और जो मूव करती हो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लुक यूज़ करते हैं। जब कोई चीज़ स्थिर हो और हम वहाँ से निकल गए उसे देखकर, तब हम क्या यूज़ करते हैं, सी। और जहाँ पर वॉच, जो चीज़ स्थिर हो लेकिन उसमें वो क्या कर रही हो, गतिशील हो, मोबिलिटी करती हो, उसे हम क्या बोलेंगे, वॉच। ओके, तो यहाँ क्या आएगा, पापा इज वॉचिंग, पापा इज वॉचिंग टीवी। ओके, तो पापा इज वॉचिंग टीवी, पापा टीवी देख रहे हैं। और अगर मैं इसे यूं बोलूं कि पापा अभी टीवी देख रहे हैं, तो यहाँ पर अभी का मतलब क्या हो जाएगा, नाउ। ओके, पापा इज वॉचिंग टीवी नाउ। अब जैसे कि मैं यूँ बोलूँ, मैं कल तुम्हारे साथ बम्बई जा रहा हूँ, मैं कल तुम्हारे साथ बम्बई जा रहा हूँ, तो मैं मीन्स आई, एम। ओके, आई के साथ क्या आएगा,
एम, तो आई एम। उसके बाद जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू मुंबई। अब तुम्हारे साथ यानी विथ यू, विथ यू। अब मेरा सेंटेंस पूरा क्या है, ध्यान से एक बार फिर से सुनिए। मैं कल तुम्हारे साथ मुंबई जा रहा हूँ। अब यहाँ पे बात मैंने फ्यूचर की है, तो मैंने आपको यूज़ में बताया था कि फ्यूचर प्लान को जब हम करते हैं उसमें भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई एम गोइंग टू मुंबई विथ यू टुमारो। ओके, तो ये है आपके अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेशन में सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इंग्लिश करेंगे, उसके बाद हम एज ए टू बी, इज, एम, आर यूज़ करेंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे। यानी कि नॉट का जो प्लेस रहेगा वो कहाँ रहेगा, टू बी के बाद रहेगा। उसके बाद हम वर्ब में आईएनजी लगाएंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इस तरह से हम सेंटेंस को फॉर्मेट करेंगे। जैसे कि मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई, क्योंकि सब्जेक्ट में हमने मैं यूज़ किया है जिसका मीनिंग होता है आई। आई के बाद आएगा हमारा एम, नॉट। अब खेलता हूँ मीन्स प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ओके, सो इट इज़ अ ईजी इंग्लिश, इट इज़ अ ईजी इंग्लिश। आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। जैसे कि मम्मी खाना नहीं पका रही है, तो मम्मी इज़ नॉट कुकिंग फूड। ओके, वे टीवी नहीं देख रहे हैं, तो दे आर। आपको पता है दे के साथ क्या आएगा, आर। मीन्स कहने का मतलब आई के साथ एम, यू, वी और दे के साथ हम क्या लगाएंगे, आर। यानी कि जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तब उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, आर। और सिंगुलर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इज़। और आई के साथ ऑलवेज हम क्या यूज़ करते हैं, एम यूज़ करते हैं। तो दे आर नॉट वॉचिंग टीवी, वे टीवी नहीं देख रहे हैं, तो दे आर नॉट वॉचिंग टीवी। ओके, एक बात और मैं आप लोगों से कहूँगा, अभी तक के जितने भी टेंसेस मैंने आपके चलाए हैं उसमें मैंने बहुत कम हिंदी सेंटेंस को लिखने के बाद इंग्लिश किया है। मीन्स मैंने हिंदी जो सेंटेंस है वो मौखिक यानी ओरल बोले हुए हैं, और बाकी अंग्रेजी के सेंटेंस को किस तरह से कन्वर्ट करना है वो मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, जिससे आपको ये बहुत ईजी रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे, द बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई। ओके, इसी तरह से हम मार्केट में शॉपिंग करने नहीं जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हम यानी वी, और वी के साथ क्या आएगा, आर। वी आर नॉट गोइंग, वी आर नॉट गोइंग फॉर शॉपिंग इन द मार्केट। तो इस तरह से आप किसी भी नेगेटिव सेंटेंस को इजीली ट्रांसलेट कर इंग्लिश में लिख सकते हैं। ओके, तो आप लोगों को अंग्रेजी बोलने में भी सरलता रहेगी और सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने में भी सरलता रहेगी। हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन देख लिया है। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मेशन देखेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस टू टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 टू बी क्वेश्चन एंड नंबर 2 WH क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर यस और नो में आता है, ऐसे सेंटेंसेस जो हैं वो टू बी क्वेश्चन कहलाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर एक प्रॉपर सेंटेंस मिलता है वो WH क्वेश्चन कहलाते हैं। अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात करें तो एज ए टू बी हमने इज़, एम और आर यूज़ किया है, जबकि WH में हम कौन कौन से WH यूज़ करते हैं, वाई, when, where, which, whom, how, what। तो इस तरह के WHs हम यूज़ करते हैं, जिसमें y का मतलब आप जानते हैं क्यों, when यानी कब, where यानी कहाँ, which यानी किसका, whom यानी किसको, how मीन्स कैसा, और what माने क्या। तो इस तरह से हमारे पास दो तरह के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, जिसमें हम सबसे पहले
टू बी क्वेश्चन की बात करेंगे। टू बी क्वेश्चन की बात करूं उससे पहले आपको मैं बताऊं कि जब हम हिंदी में टू बी क्वेश्चन बोलेंगे तो उनकी शुरुआत क्या से होगी, और अंग्रेजी में जब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो उस सेंटेंस की स्टार्टिंग जो रहेगी वो इज एम आर से रहेगी। तो मेरा जो कहने का मेन मतलब है कि जिनके आंसर हाँ या ना में आएंगे वो सेंटेंसेस आपके टू बी क्वेश्चन कहलाएंगे, और जो प्रॉपर सेंटेंस में आंसर आएंगे वो आपके WH कहलाएंगे। आइए कुछ सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं और इसका फॉर्मूला देखते हैं। टू बी क्वेश्चन की शुरुआत में हम सबसे पहले टू बी लिखेंगे, ओके। इसके बाद हम सब्जेक्ट का इंग्लिश करेंगे। अब एक बात हमेशा याद रखना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम टू बी रखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम टू बी रखेंगे, यानी कि टू बी के लिए हमारे पास क्या है यहाँ पर इज, एम और आर। अगर सब्जेक्ट यू, वी, दे और ज़्यादा नाम यानी कि नाम भी दो या दो से ज़्यादा दिए हों तो हम आर यूज़ करेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका आई है तो आप एम यूज़ करोगे, ही, सी, इट और एक नाम है तो आप क्या यूज़ करोगे इज। इसके बाद वर्ब में ING लगा देंगे और एंड में आपका ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड आ जाएगा, ओके। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यानी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, इस सेंटेंस में आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगाना है, ओके। सो टू बी क्वेश्चन को हम अगर जब ट्रांसलेट करेंगे सो इज एम आर फर्स्ट आएगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और बाद में सब्जेक्ट रखेंगे, वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। क्या वो मेरा इंतज़ार कर रही है, क्या वो मेरा इंतज़ार कर रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा क्या वो, यानी यहाँ पर रही है बोला है तो एक लड़की की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या आएगा इज। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर शी, ओके, इज सी, इंतज़ार करना है यानी वेटिंग, इज सी वेटिंग मेरे लिए, यानी मेरा यानी कि मेरे लिए, फॉर मी, ओके। तो इज सी वेटिंग फॉर मी, क्या वो मेरा इंतज़ार कर रही है। इसके अलावा एक और सेंटेंस अगर देखें, क्या वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आर, अब यहाँ पर वो यानी कि वे हो गया तो यहाँ हम दे लेने वाले हैं, तो आर दे प्लेइंग क्रिकेट, ओके। क्या वो क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या, अब मैं आपसे कहूँ क्या घर चाचा आने वाले हैं, या क्या घर चाचा आ रहे हैं, क्या घर चाचा आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इज अंकल कमिंग एट होम, ओके। तो इस तरह के सेंटेंसेस के जिसमें क्या से शुरुआत हो और उसके आंसर यस और नो में हो, जैसे कि इन सभी के आंसर आपको किस में मिलेंगे यस और नो में, तो वो आपके कहलाएंगे टू बी क्वेश्चन। एवरीवन अंडरस्टूड इट। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे हम कि रोहन बम्बई क्यों जा रहा है, तो यहाँ पर रोहन बम्बई क्यों जा रहा है तो हमें क्वेश्चन किससे बनाना होगा वाई से। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे वाई, ओके। टू बी के फॉर्म में हम इज यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे बात एक नाम की हो रही है, तो वाई इज़ रोहन, वाई इज रोहन, ओके। जा रहा है मतलब गोइंग, वाई इज रोहन गोइंग टू मुंबई, ओके। तो इस तरह से अगर कोई कहीं जा रहा हो बराबर तो हम क्या कर सकते हैं क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वाई इज रोहन गोइंग टू मुंबई, वाई आर यू गोइंग टू कांकरिया, वाई आर यू गोइंग स्कूल, ओके। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर लेते हैं कि वे बम्बई कैसे जा रहे हैं, बराबर वे बम्बई कैसे, यानी कैसे की बात अगर करते हैं तो हम किससे क्वेश्चन बनाएंगे हाउ से, तो हाउ आर दे गोइंग टू मुंबई, ओके। अगर एक क्वेश्चन कि मम्मी आज खाने में क्या बना रहे हो, हम पूछते हैं ना कि मम्मी आज खाने में क्या बना रहे हो, तो ये सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो मम्मी आज खाने में क्या बना रहे हो, तो इसका इंग्लिश अगर हमें करना है तो हम कैसे करेंगे कि व्हाट, क्या बना रहे हो मतलब व्हाट, व्हाट इज, ओके, व्हाट इज। अब किसके लिए मम्मी, व्हाट इज मम्मी कुकिंग, व्हाट इज मम्मी कुकिंग इन लंच
और शाम को अगर खा रहे होंगे तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, डिनर। तो व्हाट इज़ मम्मी कुकिंग इन लंच, मम्मी आज खाने में क्या बना रहे हैं। तो इस तरह से आप इंग्लिश कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको चारों सेंटेंस के फॉर्मेशन और उसमें किस तरह से आपको सेंटेंस को फॉर्मेट करना है वो मैंने आपको बताया है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के यूज़ की। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अगर यूज़ की बात करूं तो जो क्रिया भूतकाल में पूर्ण हो चुकी हो लेकिन उसकी असर वर्तमान में दिखाई देती हो, ऐसे टेंस को या ऐसे सेंटेंसेस को बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। मीन्स अगर मान लीजिए मैं आपसे एक सेंटेंस बोलता हूं कि जब मैं वहां गया तब वह टीवी देख रहा था, यानी ये क्वेश्चन मुझसे कब पूछा जाएगा, जब मैं उसके यहाँ गया और उसे देखकर आ गया और किसी थर्ड पर्सन ने मुझसे ये क्वेश्चन किया। यानी कि समझिए कि रोहित करके एक मेरा फ्रेंड है और वो मुझसे क्वेश्चन कर रहा है कि रवि तुम सोहन के यहाँ गए थे तो क्या था, तो मैंने उससे क्या कहा कि जब मैं उसके यहाँ गया तब वह क्या कर रहा था, टीवी देख रहा था। यानी कि अगर मैं उस पर्सन की बात करूँ जिसके यहाँ मैं गया था, वो अभी कौन सी क्रिया को कंटिन्यू कर रहा है, टीवी देखने की क्रिया को कंटिन्यू कर रहा है। तो ऐसे वाक्य जो भूतकाल में पूर्ण हो चुके हों लेकिन उनकी असर क्या हो, वर्तमान में दिखाई देती हो, ऐसे टेंसेस को या ऐसे सेंटेंसेस को बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। अगर मैं इंग्लिश में आप लोगों को बताऊं, टू डिस्क्राइब पैरेलल एक्शन। टू डिस्क्राइब पैरेलल एक्शन का मतलब क्या होता है कि जब मैं खाना खा रहा था तब मेरा भाई टीवी देख रहा था। यहाँ पर दोनों काम क्या हो रहे हैं, साथ में हो रहे हैं। तो टू डिस्क्राइब पैरेलल एक्शन, देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वाइल आई वॉज वॉशिंग द डिशेस। वाइल आई वॉज वॉशिंग द डिशेस यानी मैं जब क्या कर रहा था, डिशेस धो रहा था। आई हर्ड अ लाउड नॉइस, तब मैंने एक आवाज़ सुनी। I was working in the garden all day. I was working in the garden all day. अब ये किसका एग्जाम्पल है, देखते हैं। टू डिस्क्राइब वॉट समवन वॉज डूइंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, यानी भूतकाल में एक समय पर एक क्रिया पूर्ण हो चुकी हो लेकिन उसकी असर क्या हो, दिख रही हो। देखिए, आई वॉज वर्किंग इन द गार्डन ऑल डे, अगर मैं मान लो कि कल पूरे दिन मैंने क्या किया हो, गार्डन में काम किया हो और उसके अगले दिन किसी ने मुझसे पूछा हो कि भाई कल क्या कर रहे थे आप, तो मैं उनसे क्या कहूँगा कि आई वॉज वर्किंग इन द गार्डन ऑल डे। थर्ड की अगर बात करूं मैं, टू एक्सप्रेस इंटरप्रिटेड एक्शन इन द पास्ट, वही बात हो गई कि किसी भी पास्ट में होने वाले एक्शन को बताने के लिए, यानी कि आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन ही केम एट माई होम, जब वो मेरे घर आया तब मैं क्या कर रहा था, टीवी देख रहा था। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग हम कहाँ करेंगे, पास्ट में होने वाले एक्शंस और सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए करेंगे। अगर मैं एक्शन और सिचुएशन की बात करूं तो यहाँ मैंने जो एग्जांपल्स लिखे हैं इसमें आपको एक्शन और सिचुएशन दिखाई देंगे, पर उससे पहले जो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि एक्शन जो होता है वो हम सिंपल पास्ट में एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि उस सेंटेंस का हम जब ट्रांसलेशन करेंगे, उसका जब सेंटेंस बनाएंगे तो वो सिंपल पास्ट का होगा, यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और जब हम सिचुएशन एक्सप्लेन करेंगे या उसका फॉर्मेशन करेंगे तब वो जाएगा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में। तो अगर मैं आपके सामने सिचुएशन और एक्शन की बात करूं तो देखिए, अगर पहला एग्जांपल लेते हैं हम, वाइल आई वॉज वॉशिंग द डिश, वाइल आई वॉज वॉशिंग द डिश आई हर्ड अ लाउड नॉइस, यानी कि जब मैं क्या कर रहा था, डिशेस धो रहा था, तब क्या हुआ, मैंने एक आवाज़ सुनी, मैंने एक बहुत ज़ोर से आवाज़ सुनी। यानी कि देखिए यहाँ पर एक्शन क्या है आपका, लाउड नॉइस, सुनना, लाउड नॉइस को सुनना। और सिचुएशन क्या, अगर आपकी सिचुएशन क्या थी तब आप क्या कर रहे थे, वॉशिंग द डिश, जो कि लॉन्गर टाइम चलती है। तो यहाँ पर ये जो दोनों वर्ब हैं, यानी कि वॉशिंग एंड हर्ड, ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होते हैं। आप वॉशिंग कर रहे हो मीन्स वो काम कैसा है, दूसरी वर्ब के अकॉर्डिंग बड़ा है, यानी कि ये आपका लॉन्ग टर्म वर्ब हो गया और ये आपका शॉर्ट टर्म वर्ब हो गया। क्लियर हुआ सबको इतना? फिर से एक बार मैं बता देता हूं आपको, जब आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को डिस्क्राइब करते हो तब आपके पास लॉन्गर एक्शन या सिचुएशन होती है, और वो लॉन्गर एक्शन और सिचुएशन आपकी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होती है, और जो छोटी क्रिया होती है यानी कि छोटा वर्ब होता है, शॉर्ट टर्म वर्ब, वो आपका सिंपल पास्ट का होता है। यानी कि आपका एक्शन जो है वो सिंपल पास्ट टेंस से रिलेटेड होगा और सिचुएशन और लॉन्ग एक्शन जो होगा आपका वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड होगा। अब हम इसकी आईडी के बारे में देखेंगे। आईडी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी अनुवाद करते समय जब आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी में अनुवाद करेंगे तब वाक्य के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे आएगा।
यानी कि ऐसे सेंटेंस जिनको आप हिंदी में बोलो और उसके एंड में रहा था, रही थी या रहे थे आता है, तो वो सारे के सारे वाक्य पास्ट कंटिन्यूस टेंस के माने जाते हैं। और अगर मैं इंग्लिश में आईडी की बात करूं, अगर मैं आपके सामने इंग्लिश की आईडी देखूं, तो सेंटेंस में आपको वॉज या व प्लस वर्ब में क्या दिखाई देगा, आईएनजी दिखाई देगा। इसके अलावा अगर इसकी हिंट दूं मैं आपको, तो हिंट के अकॉर्डिंग सेंटेंस में आपको व्हेन या वाइल दिखाई देगा। तो इस तरह से आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस को पहचान भी सकते हैं। अब हम सेंटेंस फॉर्मेशन की तरफ बढ़ेंगे। आज के सेंटेंस फॉर्मेशन में मैं आप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस दोनों एक साथ बताऊंगा। इससे पहले अगर मैं बात करूं कि हमने इससे पहले के जितने भी टेंसेस सीखे हैं उसमें हमने सब्जेक्ट, टू बी, वर्ब और ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है। टू बी टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ किए हैं और वर्ब के फॉर्म भी हमने टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ किए हैं। यहाँ पर भी हम उसी सिस्टम का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो पहले सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि टू बी के फॉर्म में वॉज या वर यूज़ करेंगे। इसके बाद हम वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, यानी कि जो भी वर्ब होगा उसमें आईएनजी लगाना है। जैसे कि कट तो कटिंग, रन तो रनिंग, गिव तो गिविंग, टेक तो टेकिंग। फिर हम ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड यूज़ करेंगे। ओके, तो ये जो सेंटेंस है वो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा। अब किस सब्जेक्ट के साथ वॉज लगेगा और किसके साथ वर लगेगा, अब मैं आपको इसकी बात बताता हूँ। मैं अगर बात करूँ तो हमारे पास 3 टाइप्स के सब्जेक्ट हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमारा रहेगा आई एंड वी, सेकंड में रहेगा यू और थर्ड में रहेगा ही, सी, इट, दे और कोई भी एक नाम रहेगा, एनी नेम। तो अगर मैं आपको बोलूं कि किसके साथ वॉज आएगा और किसके साथ वर, तो सबसे पहले बात करेंगे आई की। आई के साथ वॉज आएगा, वी के साथ वर आएगा, यू के साथ वर आता है, ही के साथ वॉज आएगा, सी, वॉज, इट, वॉज, दे, वर और कोई भी एक नाम हो तो उसके साथ क्या आएगा, वॉज। जैसे कि श्याम वॉज, राम वॉज, सरिता वॉज। ओके, सो इस तरह से आप अगर देखेंगे तो सब्जेक्ट के बाद टू बी किस तरह से लगाना है तो वो फॉर्मेट मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि मम्मी खाना पका रही थी, अगर मैं आपसे कहूँ मम्मी खाना पका रही थी, तो यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट क्या लेंगे हम, मम्मी। ओके, मम्मी। अब सिंपल सी बात है, मम्मी एक सिंगुलर पर्सन है, सो यहाँ क्या आएगा, वॉज। ओके, मम्मी वॉज। नाउ बना रही थी यानी कि पका रही थी, तो कुकिंग, मम्मी वॉज कुकिंग फूड। ओके, तो इस तरह से आप इंग्लिश करेंगे। तो मम्मी वॉज कुकिंग फूड। अब मैं कहूं कि पक्षी उड़ रहे थे, पक्षी उड़ रहे थे, तो उसका इंग्लिश क्या रहेगा, हमारे पास बर्ड्स। यहाँ पे एक पक्षी की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे, तो हम क्या लिखेंगे, बर्ड्स। अब बर्ड्स क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ हम क्या लगाएंगे, वर। तो बर्ड्स वर फ्लाइंग, पक्षी उड़ रहे थे। अब मैं कहूँ बच्चा रो रहा था, बच्चा रो रहा था यानी कि चाइल्ड, एक ही बच्चे की बात है। अगर मैं कहूँ बच्चे रो रहे थे तो वो चिल्ड्रन हो जाएगा। चिल्ड्रन, अक्सर बच्चे एक गलती करते हैं, अगर उनसे पूछा जाता है कि बच्चे का प्लूरल क्या होता है तो बच्चे चिल्ड्रंस बोलते हैं, जबकि एक बच्चे की बात हो तो चाइल्ड होता है और अगर ज़्यादा बच्चों की बात होती है तो वहाँ पे हम चिल्ड्रन यूज़ करते हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ कि बच्चा रो रहा था तो यहाँ पे सिर्फ एक बच्चे की बात हो रही है, और अगर मैं ये बोलता हूँ कि बच्चे रो रहे थे तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की बात होगी। तो मैं दोनों का इंग्लिश करके बताता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ कि बच्चा रो रहा था तो क्या करेंगे, अ चाइल्ड। ओके, अ चाइल्ड वॉज, अब रोना मतलब क्राई, तो क्या हो जाएगा, क्राइंग। अब मैं यूं बोलता हूं बच्चे रो रहे थे तो क्या लिखेंगे हम, चिल्ड्रन वर क्राइंग। ओके, तो आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय एक बात का खास ध्यान रखना है कि जब आप प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ करोगे तब आपको वर लगाना है और सिंगुलर सब्जेक्ट को यूज़ करोगे तब आपको वॉज लगाना है।
अब हम नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेशन की बात करेंगे। अगर नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन देखेंगे तो उसमें हम एज ए नेगेशन नॉट का यूज करेंगे। तो देखिए उसका सेंटेंस कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट का इंग्लिश करना है। और आप देखिए सब्जेक्ट आपके ये रहे, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे और एनी नेम। ओके, उसके बाद आप टू बी के फॉर्म में वॉज या वर यूज़ करेंगे। ओके, टू बी के फॉर्म में वॉज वर यूज़ करेंगे। उसके बाद हम नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, नॉट। और वर्ब में हमें मालूम है हम आईएनजी यूज़ करते हैं। और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि वो काम नहीं कर रहा था, वह काम नहीं कर रहा था। अगर वह की बात करूं तो हम यहाँ पर ही यूज़ करेंगे। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ही। ही वॉज, ही के बाद क्या आएगा, वॉज आएगा। तो ही वॉज यानी काम नहीं कर रहा था। ही वॉज नॉट वर्किंग। ओके, ही वॉज नॉट वर्किंग। अगर मैं यूं कहूं बच्चे नहीं खेल रहे थे, बच्चे नहीं खेल रहे थे, तो क्या आएगा, चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग। ओके, तो देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले सब्जेक्ट के फॉर्म में चिल्ड्रन यूज़ किया, फिर टू बी में वर यूज़ किया, नॉट और वर्ब में आईएनजी। ओके, नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं कि मैं पतंग नहीं उड़ा रहा था, मैं टेरेस पर पतंग नहीं उड़ा रहा था। तो इसका इंग्लिश कैसे करेंगे, मैं कहा आई वॉज। अब नेगेशन के फॉर्म में हम क्या यूज़ करेंगे, नॉट। आई वॉज नॉट फ्लाइंग काइट on the terrace। ओके, आई वॉज नॉट फ्लाइंग काइट ऑन द टेरेस। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की चर्चा करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं टू बी क्वेश्चन और एक होते हैं WH क्वेश्चन। जिन क्वेश्चन की शुरुआत क्या से हो और उनके आंसर हमें यस और नो में मिलते हों, ऐसे सेंटेंसेस को हम टू बी क्वेश्चन कहते हैं। और जिन सेंटेंस की शुरुआत WH यानी कि वॉट, व्हेन, व्हाई, हाउ, होम, इस तरह के WH से होती हो उन्हें हम WH क्वेश्चन कहते हैं। और इनके आंसर एक प्रॉपर सेंटेंस में हमें मिलते हैं। तो इस तरह से टू बी क्वेश्चन जो है वो यस और नो में आंसर देते हैं और ये प्रॉपर सेंटेंस में आंसर देते हैं। आइए टू बी क्वेश्चन की हम बात करेंगे। टू बी क्वेश्चन की अगर फॉर्मेशन देखें तो सबसे पहले हमें टू बी यूज़ करना है। जब हम टू बी यूज़ करेंगे उसके लिए हम सबसे इंपॉर्टेंट थिंग याद रखेंगे कि वो टू बी हम किसके अकॉर्डिंग रखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे। इसके बाद हम वर्ब में आईएनजी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट, और अगर अदर वर्ड आते हैं तो अदर वर्ड यूज़ करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग रहेगी कि हमें एंड में क्वेश्चन मार्क्स लगाना है। तो इस तरह से आप टू बी क्वेश्चन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे कि क्या मम्मी खाना पका रही थी, तो इसका आंसर हमें क्या, अगर मम्मी पका रही है तो इसका आंसर हाँ आएगा, और अगर नहीं पका रही है तो ना आएगा। तो हम देखेंगे क्या मम्मी खाना पका रही थी। अब हमारा जो सब्जेक्ट है मम्मी, तो उसके कारण टू बी क्या यूज़ करेंगे हम, वॉज। तो क्या आएगा, वॉज मम्मी ओके कुकिंग फूड। ओके, क्या मम्मी खाना पका रही थी। तो अगर मैं इसका इंग्लिश करूं तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, वर। ओके, वर। अब आप कल बगीचे में काम कर रहे थे, मीन्स हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू, वर यू। ओके, अब क्या लगाएंगे हम, वर्ब में आईएनजी यानी काम कर रहे थे, वर यू वर्किंग। यहाँ पे हमारा जो वर्ब है वो क्या है, वर्क, और उसमें हमने क्या लगा दिया, आईएनजी, वर यू वर्किंग। ओके, क्या आप कल बगीचे में काम कर रहे थे, तो वर यू वर्किंग इन द गार्डन यस्टरडे, यस्टरडे। ओके, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इंग्लिश करेंगे। ये हमने किसका सीखा, टू बी क्वेश्चन का। अब हम बात करेंगे WH क्वेश्चन की। अगर मैं WH क्वेश्चन की बात करूं तो इसका फॉर्मेशन अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें क्या करना है,
रिलेटेड डब्ल्यू एच यूज़ करना है। जैसा भी आप डब्ल्यू एच बोलेंगे वही डब्ल्यू एच यहाँ पर आपको यूज़ करना है। आपको कौन कौन से डब्ल्यू एच यूज़ करने रहेंगे? एक वॉट, व्हेन, वाई, हाउ, एटसेट्रा। ओके, तो इस तरह से आप सबसे पहले डब्ल्यू एच रखेंगे। उसके बाद कंपलसरी आपको क्या रखना रहेगा? टू बी, और टू बी के फॉर्म में आप क्या रखेंगे? वॉज एंड वर। उसके बाद आप क्या करेंगे? वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, और एंड में क्वेश्चन मार्क्स कंपलसरी लगाना रहेगा। ओके, तो इस तरह से ये आपका डब्ल्यू एच का फॉर्मेशन रहेगा, जिसको मैं एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ तो आपको पता चलेगा। ओके, नाउ अब एक सेंटेंस लेते हैं। ओके, आप कल बागीचे में क्या कर रहे थे? आप कल बागीचे में क्या कर रहे थे? तो अगर मैं उसका इंग्लिश करूं तो क्या मीन्स वॉट, तो वॉट वर यू डूइंग। अब यहां पर हम क्या यूज करेंगे? डूइंग यूज करेंगे, मीन्स करना यानी डू। तो वॉट वर यू डूइंग इन द गार्डन यस्टरडे। ओके, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल लूं कि आप मंदिर क्यों जा रहे थे? आप मंदिर क्यों जा रहे थे? तो यहां पर मैंने क्यों यूज किया, यानी कि क्या करेंगे हम? वाई लगाएंगे। तो क्या आएगा? वाई वर यू। ओके, मेरा क्वेश्चन था आप मंदिर क्यों जा रहे थे, तो वाई वर यू गोइंग टू टेम्पल। तो इस तरह से आपको क्या करना है? डब्ल्यू एच क्वेश्चन का इंग्लिश करना है। तो आज जो मैंने आपको 4 सेंटेंस बनाने सिखाई, हमारा पहला था अफर्मेटिव, दूसरा था नेगेटिव, तीसरा था टू बी क्वेश्चन, और चौथा था आपका डब्ल्यू एच क्वेश्चन। तो इस तरह से इस टेंस में आप अंग्रेजी सेंटेंस बना सकते हैं और आप रेगुलर लाइफ में इसे यूज़ भी कर सकते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमने सीखा उस पर ज़रा नज़र कर लें। आज मैंने आप लोगों को चारों तरह के सेंटेंस सिखाए, उसकी एक हाईलाइट बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस सिखाया जिसमें सब्जेक्ट, टू बी, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट यूज़ किया। दूसरा मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंस बताया जिसमें सब्जेक्ट, टू बी, नॉट, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट यूज़ किया। फिर मैंने आपको टू बी क्वेश्चन बताया जिसमें टू बी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट यूज़ किया, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्वेश्चन मार्क। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। फिर मैंने आपको डब्ल्यू एच क्वेश्चन बताया जिसमें आपको डब्ल्यू एच, टू बी, सब्जेक्ट, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से मैंने आपको ये 4 तरह के सेंटेंस बताए। टू बी के फॉर्म में हमें वॉज और वर यूज़ करना है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आई वॉज डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा था। देखिए एज अ सब्जेक्ट इधर क्या यूज़ किया है मैंने? आई। उसके बाद टू बी के फॉर्म में वॉज, वर्ब में आईएनजी और ये मेरा ऑब्जेक्ट। सी वॉज लर्निंग हर लेसन, वह अपना लेसन यानी कि पाठ याद कर रही थी। पीपल वर रनिंग, रनिंग मीन्स दौड़ना, ऑन द रोड, लोग रोड पर यानी कि सड़क पर दौड़ रहे थे। वर यू गोइंग टू स्कूल एवरी डे, क्या आप रोज स्कूल जा रहे थे? वर दे राइटिंग अ बुक, क्या वे बुक लिख रहे थे? वर दे प्लेइंग ऑन द फील्ड, फील्ड का मतलब होता है मैदान, क्या वे मैदान पर खेल रहे थे? वेयर वॉज रिचा गोइंग इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून यानी दोपहर, यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है कि रिचा दोपहर में कहाँ जा रही थी। और एंड है हाउ मैनी बर्ड्स, यानी कि कितने पक्षी वर फ्लाइंग इन द स्काई, आसमान में उड़ रहे थे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? सेंटेंस फॉर्मेशन के थ्रू इंग्लिश बोलना भी सीख सकते हैं और लिखना भी सीख सकते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, किसी भी टेंस की शुरुआत करते समय मैंने आप लोगों को सबसे पहले उसके यूज़ के बारे में बताया हुआ है। अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के यूज़ की अगर मैं बात करूं तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस indicate that something will occur in the future and continue for an expected length of time, यानी भविष्य में जब कोई क्रिया चालू रही होगी,
ऐसा बताने के लिए, यानी कि कोई एक्शन क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा, ये बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। यानी कि इसका यूज़ इस तरह से हमें करना है कि जो फ्यूचर में होने वाली कोई भी क्रिया है वो कंटिन्यू रहेगी। जैसे कि राम घर काम कर रहा होगा, राम घर काम कर रहा होगा, ऐसे सेंटेंसेस कब बोले जाते हैं, मान लीजिए कि भी राम के पिताजी कहीं बाहर जा रहे हैं और राम का कोई मित्र उनके पिताजी से मिलता है, मीन्स राम का जो फ्रेंड है उनके पिताजी से पूछता है कि राम क्या कर रहा है, तो उनके पिताजी ये कहेंगे भाई वो शायद अपना घर काम कर रहा होगा। ओके, तो इस तरह के सेंटेंसेस को एक्सप्लेन करने के लिए और उन्हें इंग्लिश करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। इसके अलावा मैं दूसरे एग्जांपल्स की बात करूं तो जैसे कि राधा घर पर खेल रही होगी, हम घर पर टीवी देख रहे होंगे, यानी कि ऐसे टेंस, ये ऐसे वाक्य हैं जो फ्यूचर में क्रिया को क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू बता रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस हम किस में दर्शाते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। और जो वाक्य मैंने आप लोगों के सामने बोले उसी में ही इसकी पहचान यानी कि आईडी छुपी हुई है। अगर मैं आपके सामने आईडी की बात करूँ तो अगर मैं हिंदी में आपको इसकी पहचान बताऊँ तो आपको वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी जैसे शब्द आपको दिखाएंगे। इसके अलावा आप अगर देखो तो ता होगा, ती होगी और ते होंगे जैसे शब्द भी आ सकते हैं। जैसे कि राम खाना खाता होगा, आई बात समझ में। तो ऐसे सेंटेंस यानी कि यहाँ पर वो क्रिया क्या है, कंटिन्यू बता रहा है, फ्यूचर में वो क्रिया क्या कर रहा है, कंटिन्यू बता रहा है। तो ऐसे सेंटेंस जो हैं वो हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हैं। अगर आप इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की इंग्लिश में पहचान देखो तो आपको सेंटेंस में विल, बी और वर्ब में आईएनजी दिखेगा, यह आपकी इंग्लिश की पहचान रहेगी। ओके, तो जब आप अंग्रेजी के वाक्यों को देखेंगे तो उसमें आपको विल बी और वर्ब में आईएनजी दिखेगा। तो इस तरह से ये इसके यूज़ और ये इसकी आईडी हुई। अब मैं आप लोगों को सेंटेंस फॉर्मेशन की बात समझाऊंगा। अब हम सेंटेंस फॉर्मेशन में सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, यानी कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ चलेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस को साधारण वाक्य के रूप में भी जाना जाता है और इसमें हम कुछ वाक्य रचनाओं के बारे में भी जानकारी लेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपको सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट का इंग्लिश करना है और आप सभी को पता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हम आई और वी लेते हैं, सेकंड में हम यू लेते हैं और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे और एनी नेम यूज़ करते हैं। अगर बात करूँ मैं सब्जेक्ट की, ओके, तो यहाँ आप आई और वी के साथ शैल यूज़ करेंगे और अदर के साथ आप क्या लगाएंगे, विल यूज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट के बाद आप लगाएंगे टू बी और एज ए टू बी आप क्या यूज़ करेंगे, विल एंड शैल। ओके, नाउ एक नई कहानी इसमें यह रहेगी कि टू बी के बाद आपको बी कंपलसरी लगाना है और बी लगने के कारण इस टेंस का वॉइस चेंज होता नहीं है। हमारे 12 टेंसेस में से 4 टेंस ऐसे हैं जिनका हम पैसिव वॉइस चेंज कर सकते नहीं हैं। तो बी लगाएंगे, बी लगाने के बाद हम वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। इसमें मैं आपको एक कॉमन बात आज बताना चाहता हूँ कि जितने भी कंटिन्यूअस टेंस थे, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो, इन सभी में हमने वर्ब में क्या यूज़ किया है, आईएनजी यूज़ किया है। यानी कि कंटिन्यूअस टेंस की एक सिंपल पहचान रहेगी कि अगर सेंटेंस में टू बी के बाद आपको आईएनजी वाला वर्ब फॉर्म दिखता है तो वो कंटिन्यूअस हो सकता है। अब वो किस टेंस का है वो जानने के लिए आप टू बी पर ध्यान देंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे। अगर वो इज एम आर है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा, अगर वो वॉज वर है तो पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा और अगर वो विल शैल बी है तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस रहेगा। तो इस तरह से आप अंग्रेजी कर सकते हैं। जैसे कि राधा घर में खेल रही होगी, हमारा सेंटेंस है राधा घर में खेल रही होगी। अगर मैं इसका अंग्रेजी करूं, ओके, इफ आई ट्रांसलेट इन इंग्लिश, सो फर्स्ट सब्जेक्ट, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, राधा, यानी कि हम क्या लिखेंगे, राधा।
राधा के साथ आएगा विल, राधा विल बी। अब वो खेल रही होगी मीन्स प्लेइंग इन द हाउस। ओके, तो इस तरह से हम इजीली क्या कर सकते हैं, इंग्लिश कर सकते हैं। जैसे कि हम सब टीवी देख रहे होंगे, हम टीवी देख रहे होंगे, वॉट एवर। अगर मान लीजिए आपको टाइमिंग भी बताते हो कि हम शाम को 8 बजे टीवी देख रहे होंगे, तो वो भी आप लिख सकते हो। तो हम टीवी देख रहे होंगे, अगर मैं इसका इंग्लिश करूं तो सबसे पहले हम करेंगे वी। वी मीन्स हम, वी शैल बी, वी शैल बी। टीवी देखना यानी वॉचिंग, वॉचिंग टीवी एट 7 o'clock, एट 8 o'clock या एट 8 AM, 9 AM, 9 PM, 8 PM, वॉट एवर। यानी कि जो समय सूचित किया जाता है वो आपको यहाँ लिखना है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेशन को अगर देखा जाए, नेगेटिव सेंटेंस, अगर हम नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेशन को देखें तो सिर्फ हमें इसमें एज ए नेगेशन नॉट यूज़ करना है। यानी कि हमारा पहला रहेगा सब्जेक्ट, फिर टू बी। टू बी के फॉर्म में हम क्या लगाएंगे, विल और शैल, और इसके बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट। ओके, और मैंने आपको बताया कि इसमें बी क्या रहेगा, कंपल्सरी रहेगा। वर्ब में आईएनजी आएगा, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर आप सेंटेंस फॉर्मेशन, किसी भी टेंस का सेंटेंस फॉर्मेशन अगर जानते हैं तो आप इजीली उसका इंग्लिश भी कर सकते हैं और डेली यूज़ में उसको आप बोल भी सकते हैं। तो अगर यहाँ पर एक एग्जांपल लूँ तो राधा 8 बजे नहीं खेल रही होगी, वो शायद अपना पढ़ रही होगी। तो दोनों सेंटेंसेस देखिए, जो पहला सेंटेंस है वो नेगेशन है और दूसरा मैंने अफर्मेटिव बोला है। क्लियर? अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं एक बार फिर से उसे बोल देता हूँ। राधा शाम को 8 बजे नहीं खेल रही होगी, शायद वो अपना पढ़ रही होगी। तो ऐसे सेंटेंसेस भी क्या हैं, आपके फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बताते हैं। यानी कि अगर मैं आपके सामने एग्जाम्पल लूँ तो राधा शाम को 8 बजे नहीं खेलती होगी या खेल रही होगी। ओके, खेलती होगी। तो सिंपल बात, राधा शाम को 8 बजे नहीं खेलती होगी। अगर मैं इसे सेंटेंस में सेट करता हूं तो सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट। तो क्या आएगा हमारा, राधा। ओके, राधा विल नॉट बी। नाउ नहीं खेलती होगी या नहीं खेल रही होगी तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। तो राधा विल नॉट बी प्लेइंग ओके इन द इवनिंग 8 PM। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इजीली इंग्लिश कर सकते हैं। जैसे कि किसान खेती नहीं कर रहे होंगे, किसान खेती नहीं कर रहे होंगे। तो किसान मीन्स फार्मर्स, तो हम क्या करेंगे, फार्मर्स विल नॉट। ओके, फार्मर्स विल नॉट बी फार्मिंग इन द इवनिंग। ओके, किसान शाम को खेती नहीं कर रहे होंगे। तो इस तरह से आप ये सेंटेंस भी बना सकते हैं। तो ये रहा आपका नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको विल और शैल लगाना है, फिर आपको नॉट लगाना है, फिर आप बी लगाएंगे, फिर वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। क्लियर? अब हम टू बी क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। टू बी क्वेश्चन की वाक्य रचना सिखाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि टू बी क्वेश्चन हिंदी में क्या से शुरू होते हैं और इनके उत्तर हाँ या ना में आते हैं। मीन्स जो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और जिनके आंसर यस और नो में आते हैं वो टू बी क्वेश्चन कहलाते हैं। अगर मैं इसकी वाक्य रचना आप लोगों को बताऊँ तो सबसे पहले हम टू बी का यानी कि इंग्लिश यानी विल या शैल आएगा वो देखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब में आईएनजी, लास्ट में ऑब्जेक्ट या
अदर वर्ड एंड एंड ऑफ द टाइम हमें क्या रखना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क। क्लियर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, टू बी क्वेश्चन बना सकते हैं। क्या राधा घर पर खेल रही होगी, क्या वह घर पर टीवी देख रही होगी। अगर ऐसे सेंटेंसेस मुझे बोलने हैं टू बी क्वेश्चन के फॉर्म में, तो उसका इंग्लिश मुझे कैसे करना है वो अब देखेंगे। मेरा प्रश्न था, क्या राधा घर पर खेल रही होगी। तो अगर इसका इंग्लिश करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे टू बी। अब टू बी किसके फॉर्म में रखना है, अकॉर्डिंग टू राधा। तो राधा के साथ क्या आएगा, विल। तो क्या आएगा हमारा, विल राधा। ओके, विल राधा बी। अब यहाँ पे क्रिया क्या है हमारी, वर्ब क्या है, खेलना। तो बी प्लेइंग। ओके, विल राधा बी प्लेइंग एट होम और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आप इंग्लिश कर सकते हैं। क्या वह टीवी देख रही होगी, तो विल शी। ओके, विल शी बी वॉचिंग टीवी एट होम। ओके, क्या वह घर पर टीवी देख रही होगी। तो इस तरह से आप टू बी क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, टू बी क्वेश्चन बनाते समय सबसे पहले हम टू बी यानी कि विल और शैल यूज़ करेंगे। उसके बाद एज अ सब्जेक्ट यानी कि हमारे जो 3 फॉर्म दिए हुए हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, वो लिखेंगे। फिर बी वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब हम WH क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। WH क्वेश्चन में आपको मालूम है, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, होम, हाउ, इस तरह के WH यूज़ करते हैं। तो जैसा हम क्वेश्चन करेंगे वैसा हम WH यूज़ करेंगे। तो WH क्वेश्चन का अगर फॉर्मेशन देखें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, WH का इंग्लिश करेंगे। उसके बाद कंपलसरी टू बी यानी कि विल और शैल रखेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट यूज़ करने के बाद बी वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, और एंड ऑफ द टाइम हम क्या रखेंगे, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, WH क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे कि वह वहाँ इस समय क्या कर रहा होगा, वह वहाँ इस समय क्या कर रहा होगा। आइए देखते हैं हम सेंटेंस को। वह वहाँ इस समय क्या कर रहा होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन जो है वो क्या से किया है, जिसमें हम WH के फॉर्म में व्हाट लेंगे। इसके बाद हम विल और शैल रखेंगे। उसके बाद सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर यहाँ वह है तो सब्जेक्ट के फॉर्म में हम यहाँ पर ही रखेंगे। उसके बाद बी वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड रखेंगे। आइए देखते हैं इस सेंटेंस को हमें किस तरह से ट्रांसलेट करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, व्हाट। तो हमारा आंसर आएगा व्हाट विल ही। देखिए व्हाट विल ही। नाउ अब क्या पुट करेंगे, बी। व्हाट विल ही बी, हमारी जो क्रिया है वो कर रहा है यानी कि डू, डूइंग। ओके, व्हाट विल ही बी डूइंग। अब वहाँ यानी देयर, एट दिस टाइम। तो इस तरह से आप इजीली क्या कर सकते हैं, इंग्लिश कर सकते हैं। क्लियर। अब जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं कि वह क्यों जल्दी घर आ रहा होगा, वह क्यों जल्दी घर आ रहा होगा। हमारा सेंटेंस है वह क्यों जल्दी घर आ रहा होगा। ओके, तो आइए देखते हैं इसका किस तरह से हमें इंग्लिश करना है। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो क्यों से है, क्यों यानी कि वाई। तो सबसे पहले हम WH के फॉर्म में क्या लिखेंगे, वाई। यहाँ पे हमारा जो करता है वो वह है। यहाँ पर हम कोई भी कर्ता ले सकते हैं, जैसे कि राहुल क्यों जल्दी घर आ रहा होगा, वीणा क्यों जल्दी घर आ रही होगी, वे क्यों जल्दी घर आ रहे होंगे। यानी कि आप सब्जेक्ट तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं और आपको इंग्लिश भी इसी फॉर्म में बनाना है। तो वाई विल ही। ओके, देखिए सबसे पहले WH, फिर टू बी, फिर सब्जेक्ट। उसके बाद हम लगाएंगे
बी, वाई विल ही बी, आ रहा होगा यानी कि कमिंग, वाई विल ही बी कमिंग एट होम अर्ली। तो इस तरह से आप WH क्वेश्चन बना सकते हैं। मैंने आपको इस टेंस में भी टोटल 4 सेंटेंस का फॉर्मेशन समझाया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, टू बी क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। नाउ वी सॉल्व सम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में यहाँ पर मैंने आप लोगों को हिंदी में कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, इन्हें हम इंग्लिश में लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हमने जो सेंटेंस सीखे हैं वो देखेंगे। अगर आपका पहला वाक्य देखिए, गाय घास नहीं खा रही होगी, यानी कि यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो हमारा कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव, तो नेगेटिव सेंटेंस रहेगा ये हमारा। ओके, अगर मैं दूसरा सेंटेंस लिखूं, वह बच्चा शोर मचा रहा होगा, ये एक साधारण वाक्य है क्योंकि ना तो इसमें कोई प्रश्न है और ना ही कोई नकारात्मकता दिख रही है, यानी कि ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। आइए इसके बाद देखते हैं, रोहन बाजार क्यों जा रहा होगा, यानी कि यहाँ पर देखिए WH से क्वेश्चन किया है तो ये हमारा WH क्वेश्चन। और एंड में आप देखिए, क्या विमल गेंद फेंक रहा होगा, यानी कि यहाँ पर पूछा जा रहा है तो आंसर हाँ या ना में आएगा, तो ये हमारा हो गया टू बी क्वेश्चन। तो इस तरह से आप सेंटेंस भी पहचान सकते हैं। अब इनकी सेंटेंस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे। गाय घास नहीं खा रही होगी, तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है, सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है वो सब्जेक्ट, फिर हम टू बी लगाते हैं, फिर बी, फिर वर्ब में फिर वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो इस तरह से हम सेंटेंस पूरा करेंगे। तो देखते हैं, काऊ, ओके, अब यहाँ पर नेगेटिव है, ये सेंटेंस हमारा क्या है, नेगेटिव है, तो हम टू बी के बाद क्या लगाएंगे, यहाँ पर नॉट लगाएंगे। तो काऊ विल नॉट, ओके। नाउ सब्जेक्ट टू बी एंड नॉट, बी, अब खा रही होगी मीन्स ईटिंग, ओके, या ग्रेजिंग भी लिख सकते हैं, काऊ विल नॉट बी ग्रेजिंग ग्रास या ईटिंग ग्रास, ओके। सेकेंड सेंटेंस है हमारा, वह बच्चा शोर मचा रहा होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में यहाँ पर नॉट हटा दीजिए, सब्जेक्ट टू बी, वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो देखिए, वह बच्चा शोर मचा रहा होगा, तो क्या आएगा, अ चाइल्ड या दिस चाइल्ड, ओके, अ चाइल्ड या दिस चाइल्ड विल बी, okay, this a child will be making noise, okay, noise, शोर मचा रहा होगा का मतलब होगा making noise, तो a child will be making noise। अब यहाँ पर आप देखिए WH क्वेश्चन है, तो पहले क्या आएगा हमारा, WH, फिर टू बी, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब में ING और ऑब्जेक्ट, ओके। तो अब हम इसका इंग्लिश कैसे करेंगे, वाई विल रोहन, वाई विल रोहन बी गोइंग टू मार्केट। तो इस तरह से आप WH क्वेश्चन बना लेंगे। और टू बी क्वेश्चन में भी आप देखिए, सबसे पहले आप टू बी रखेंगे, फिर सब्जेक्ट, बी, वर्ब में ING और ऑब्जेक्ट, और एंड ऑफ द टाइम क्वेश्चन मार्क्स, ओके। नाउ क्या विमल गेंद फेंक रहा होगा, तो यहाँ आएगा विल विमल बी। अब बॉल फेंक रहा होगा, अगर फेंकने की बात आती है तो बॉल, ओके, तो विल विमल बी बॉल या थ्रो, फेंकने के लिए आप बॉल करना भी और थ्रो करना भी लिख सकते हैं, THROW। अब हम वर्ब में क्या लगाते हैं, ING, तो बॉलिंग या थ्रोइंग, विल विमल बी बॉलिंग और थ्रोइंग द बॉल। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अंग्रेजी कर सकते हैं। उम्मीद है चारों सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे